नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि दोस्तों सभी संविदा जो हैं वो करार होते हैं, पर सभी करार संविदा हो ये जरूरी नहीं। इस स्टेटमेंट को आज हम देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कि इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों इन लाइंस की अगर हम बात करें तो ये लाइंस इतनी टेक्निकल नहीं है समझने के लिए। इन लाइंस को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो ये आती है कि इस लाइन को या ये कहें कि इस सवाल का जो आंसर फॉर्म करना है, एक्सप्लेन करना है, वो कैसे करें। हमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कमेंट करके यही बोला कि अगर आप इस पर वीडियो बनाएं तो वो इस तरह से बनाएं कि आप आंसर सॉल्व कर रहे हो। ये जो सवाल है ये ज़्यादातर पेपर्स में हर बार पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की दिक्कत यही होती है इस सवाल को लेकर कि उन्हें पता नहीं होता इस सवाल का आंसर जो है वो फॉर्म कैसे करें। तो दोस्तों अगर आपके भी पेपर में सवाल आता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो मेन हमारा बेसिक है इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट है। हमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा जो है, एक ऐसा करार है जिसको हम लॉ से इन्फोर्स करा सकें। यानी कि दोस्तों इस डेफिनेशन से हमें ये पता लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो संविदा है, वो एग्रीमेंट या फिर ये कहें करार से मिलकर बनता है। तो क्या सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे? ये ज़रूरी नहीं। इसको समझने के लिए हम समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। दोस्तों जैसे कहा जाता है कि सभी सांस बहू रह चुकी हैं। हमने सुना होगा क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। तो क्या सभी बहुएं जो हैं वो सांस बन सकती हैं? ये ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि बहुओं को सांस बनने के लिए कुछ कंडीशन जो हैं, कुछ रिक्वायरमेंट जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। जैसे कि उन बहुओं के बच्चे होने चाहिए, बच्चे जो हैं वो शादी तक जीवित रहने चाहिए और उन बच्चों की शादी होनी चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या बहू जो है वो सांस बन सकती है? नहीं। इसी तरह एग्रीमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स या ये कहें कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर उन कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो एग्रीमेंट तो रहेगा पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है या वो कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सबसे पहला है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। यानी कि सबसे पहले जो बेसिक एसेंशियल है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज। यानी कि जो एग्रीमेंट है वो कॉम्पिटेंट पार्टी के द्वारा किया जाना चाहिए। दोस्तों अभी हम इसको ओवरव्यू कर रहे हैं, इसके बाद में हम आपको अभी इसे डीप में समझाएंगे अच्छे से कि कॉम्पिटेंट पार्टीज क्या क्या होती हैं, या इन एसेंशियल्स को हम अच्छे से एलोबरेट करके बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तीसरे नंबर पे है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। यानी कि पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। यानी कि जो एग्रीमेंट है उसका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। अगला नंबर है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन के साथ साथ उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर एक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और या फिर किसी अदर एक्ट के तहत उस एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। और लास्ट एसेंशियल है अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स इफ नेसेसरी मस्ट बी सेटिस्फाइड। यानी कि इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा अगर कोई और भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी सेटिस्फाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने एसेंशियल्स को ओवरव्यू करा था, अभी हम एसेंशियल्स को डीपली समझते हैं। शुरू करते हैं देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट से। दोस्तों किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए सबसे पहला बेसिक एसेंशियल है कि सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। और एग्रीमेंट क्या है जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि दोस्तों सभी वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल कारित करता है वो एग्रीमेंट, वो करार कहलाता है। दूसरा पॉइंट है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज।
यानी कि दोस्तों पार्टीज जो है वो सक्षम होनी चाहिए। और कॉम्पिटेंट पार्टीज जो है वो सेक्शन 11 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के में बताई गई है कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो सक्षम मानी जाएगी, वो कॉम्पिटेंट मानी जाएगी। तो इसमें 3 लोगों को बताया गया है कि वो कॉम्पिटेंट है। पहला कि वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मेजर होना चाहिए। दूसरा कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि दोस्तों अपने माइंड से ठीक होना चाहिए, वो डिसेबल नहीं होना चाहिए मेंटली। तीसरा, हु आर नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ, यानी कि वो व्यक्ति जो है किसी भी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो वो व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट व्यक्ति या कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं माना जाएगा। ये बताया गया सेक्शन 11 में। अब हम बात करते हैं अगले एसेंशियल की। द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज की फ्री कंसेंट भी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों फ्री कंसेंट क्या है? तो फ्री कंसेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 में बताई गई है। जो हमने जब कंसेंट और फ्री कंसेंट की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि फ्री कंसेंट किसे कहते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि कि आप भी समझ सकें कि फ्री कंसेंट किसे कहते हैं और कंसेंट और फ्री कंसेंट में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एसेंशियल की। द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि दोस्तों एग्रीमेंट को क्रिएट करने के लिए एग्रीमेंट तो रहेगा अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, पर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो बताया गया सेक्शन 23 में कि अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एसेंशियल की, जो बात करता है द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब दोस्तों कि एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो बताया गया है सेम सेक्शन 23 के अंदर कि अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा किसी एग्रीमेंट का तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अच्छा, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति से एक एग्रीमेंट किया कि वो सी नामक व्यक्ति को मार दे तो वो उसे 10 लाख रुपए देगा। दोस्तों यहाँ पर प्रपोजल था, एक्सेप्टेंस था और साथ ही साथ कंसिडरेशन भी था 10 लाख रुपए। पर इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट था वो लॉफुल नहीं था, वो किसी व्यक्ति को मारना था, यानी कि वो अनलॉफुल एक्ट था। तो इसका जो ऑब्जेक्ट था वो लॉफुल नहीं था, इसलिए ये एग्रीमेंट तो रहेगा पर इसको हम लॉ से इन्फोर्स नहीं करा सकते, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और साथ ही साथ इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है। तो किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट एसेंशियल है कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या किसी अदर लॉ में, किसी अदर एक्ट में वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। हमने नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हमने, जो बताते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो सेक्शन 26 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की शादी को रोकने के लिए, शादी में बाधा कारित करने के लिए एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड होगी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी ट्रेड में दखलंदाजी करने के लिए एग्रीमेंट करता है तो वही वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर कोई व्यक्ति किसी लीगल प्रोसीडिंग में बाधा करने के लिए एग्रीमेंट करता है तो वो भी वॉइड होगा, बताया गया सेक्शन 28 में। एग्रीमेंट फॉर अनसर्टेनिटी, यानी कि किसी अनसर्टेनिटी के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो भी वॉइड होगा, बताया गया सेक्शन 29 में। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर्स, कोई वे ऑफ वेजर के लिए एग्रीमेंट करता है तो वो भी वॉइड होगा, बताया गया सेक्शन 30 में। और कोई एग्रीमेंट करता है किसी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए तो बताया गया सेक्शन 56 में, वो भी वॉइड होगा। दोस्तों ये वॉइड एग्रीमेंट के हमने कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जब हम वॉइड एग्रीमेंट की वीडियो बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को हम अच्छे से समझाएंगे, तो इसके लिए परेशान मत होना। दोस्तों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एंड द लास्ट एसेंशियल ऑफ द वीडियो। अदर नेसेसरी लीगल रिक्वायरमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कि दोस्तों अगर इन एसेंशियल के अलावा लगता है कि कोई और लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए तो वो रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई की जानी चाहिए। वो अदर लीगल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ विटनेस हो सकता है, या राइटिंग में कुछ हो सकता है, रजिस्ट्रेशन को लेकर हो सकता है, सिग्नेचर को लेकर हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल की जानी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप इसे इसी तरह से फॉर्म करेंगे, इसी तरह से आप इसको एलोब्रेट करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तो 10 नंबर में आप इसे एज इट इज़ उतार देंगे। आप चाहें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर बात है। पर अगर आपका क्वेश्चन 20 नंबर का आता है तो आप इसको और अच्छे से एलोब्रेट करेंगे। जो हमने एसेंशियल्स लिखे हैं आप उसमें एक एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं, आप उसमें एक एक केस लॉज डाल सकते हैं, ताकि कि आपका आंसर जो है वो और अच्छे से एक्सप्लेन हो सके।
इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक भी डाल दिया है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डाल दिया है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो हमें वहाँ पर भी मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, पसंद आई तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।